बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इलेक्शन स्पेशल आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर। लगातार दिन भर जो कवरेज रही, अलग अलग इलाकों से जो अपडेट्स हैं, ग्राउंड जीरो से आपको बताया कि पूरे देश के अंदर जहां पर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों पर आज न सिर्फ मतदान हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर की एक सीट पर, कश्मीर घाटी की एक सीट पर आज वोटिंग हुई। और शाम होते होते जो समीकरण रहा, जो फिगर सामने आए, वो सारे एक एक करके इस कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कौन किस पर भारी, आज जब वोटिंग हो रही थी, जब लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले थे, जिन इलाकों के अंदर शायद ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आएंगे, जहां पर 1, 2, 5 या 7% के आसपास वोट पड़ते थे, उन इलाकों से भी शाम होते होते अपडेट्स मिली कि 30, 25, 35, 40 के आसपास परसेंटेज रही और कहीं पर 50% से ऊपर भी पोल परसेंटेज शाम तक रहा। दूसरी बात यह है कि उन इलाकों के अंदर जहां पर आप शायद आज से 10 या 15 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी परसेंटेज होगी, वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में लोग न सिर्फ बाहर आए, बल्कि काफ़ी उत्साहित, काफ़ी पुरजोश लोग नजर आए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौमर अफराद थे, बुजुर्ग शहरी थे, फर्स्ट टाइम वोटर थे, डिसेबल अफराद, तमाम लोगों ने आज मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो आ रहे थे उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन इन सब के बीच में इस कार्यक्रम में जहां पर आपके सामने हम फिगर्स रखेंगे कि दिन भर क्या कुछ चलता रहा श्रीनगर के अंदर, बडगाम, शोपियां, पुलवामा के कुछ एक इलाकों में और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में, यानी जो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहां पर दिन भर क्या कुछ चला, और साथ साथ कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर श्रीनगर के अंदर जो पार्लिमानी नशिस्त है उस पर पोलिंग हुई है। और साल 2014-19 बल्कि 2004 से अब तक के जो तमाम रिकॉर्ड्स थे वो शाम होते होते टूट गए। कंगन और चरार शरीफ, सेंट्रल कश्मीर के दो इलाके जहां पर 50% के आसपास पोलिंग हुई। और इसी तरीके से सबसे अच्छी और बड़ी बात यह थी कि इन चुनावों में किसी भी तरीके से कहीं पर कोई स्टोन पेल्टिंग, कहीं से कोई फायरिंग का इंसिडेंट, या आप कह सकते हैं कि अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं पर भी सेंट्रल कश्मीर के अंदर पेश नहीं आया, या कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। इसके अलावा उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बहुत पहले से इंतजाम थे, 3 टायर सिक्योरिटी की बातें जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ लगातार कर रही थी, और उसका नतीजा हमने देखा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में, अगर फर्स्ट टाइम वोट करने कोई आ रहा था तो वो भी लंबी कतारों का हिस्सा थे, या वो लोग जिन्होंने 25-30 साल पहले वोट डाला था, इस तरह के माहौल की दोबारा शायद तवक्को ने नहीं की थी। इस तरह की इमोशंस या जो उनके जज्बात थे उनका भी आज वो इजहार करते हुए नजर आए। उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर साहब रहेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ विनोद जी हैं जो सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं, लगातार दिन भर की सूरत हाल पर उन्होंने नजर रखी है, वो भी हमारे साथ। जो अभी तक फिगर्स आए, किस तरीके से मुशाहिदा इस सारी सूरत हाल का किया जाए, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम फिगर्स की तरफ जाएं। दिन भर की जो वोटिंग रही, लोगों की बातें हमने सुनी, आगे चलकर और सुनाएंगे, वोटर्स क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से अपने जज्बात का वो इजहार कर रहे थे, ये सारी चीजें आपके सामने रखें। आज जब पोलिंग हो रही थी तो उस वक्त भी ठीक वैसे ही बयान आए जो पिछले 1.5 महीने की कैंपेन के दौरान आए। सवालात उठे, इलेक्शन अथॉरिटी को टारगेट किया गया, और सियासी जमातों ने आज अपने ऊपर कम बातें ली, या एक दूसरे पर जो हमले चल रहे थे या किए जा रहे थे वो कम हुए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो आज के रिएक्शन दिन भर थे वो ये बताते थे कि जहां जहां जो इंतजामात थे उससे भी वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी इन बयानात का हिस्सा थे। पहले पॉलिटिकल रिएक्शन आपके सामने रखेंगे और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि ये इंतजामिया की तरफ से हो रहा है, और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं आए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें। मुख्तलिफ रीजंस है, वायलेंस कम हुआ है, लेकिन उसका ये भी एक वजह है कि फिर जब इलेक्शन होता है इस दिन सरकार किस तरीके में फैसिलिटेट करेगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा और बहुत बड़ा सवाल होगा उनकी नीयत पे, अगर कहीं पे भी इस प्रोसेस को कामयाब नहीं करने देंगे। क्योंकि हमारी पार्टी तो डेवलपमेंट के लिए ही है, हम ना झूठे ख्वाब बेचते हैं, ना हमने ख्वाबों का सौदागर हैं, ना हम वो चीज़ें कहते हैं जिनका इस इलेक्शन से ताल्लुक नहीं। वोट जिस चीज़ के लिए है उस चीज़ के लिए हमने वोट मांगा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो हमारा एरिया है, हमेशा जब लोग बाइकाट करते थे तब भी यहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इसलिए अगर आज आप यहाँ लोगों का जमे गफीर देख रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अभी भी श्रीनगर से आ रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर मैं रुका भी, डाउन टाउन से लेकर यहाँ तक हर जगह आज लोग वोट डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की
कामयाबी में से करार देता हूँ। लोगों को हम बार बार बोलते थे कि अपना जो भी आपको हक, जो राय आपकी है, वो आपके वोट से ही आगे बढ़ेगी। और आज लोगों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, खासकर कश्मीर की बात करूं मैं, कि बढ़ चढ़ के जोग दर जोग लोग निकले हैं, अपने पोलिंग बूथों पे अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जो चुनिंदा नुमाइंदा है उसको वोट डाल रहे हैं और कल वो पार्लियामेंट जाके आपके यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनकी बात करेगा। और मैं वसूख से कहूँगा कि त्राल जो इसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो बदनाम तरीके से लोग देखते हैं कि त्राल के लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं, लेकिन त्राल के लोगों ने आज उस डेमोक्रेसी पे यकीन करके और उस डेमोक्रेटिक सेटअप में आके और वैसा ही वोट डाला जैसे वो पहले 30 साल पहले लोग जोग दर जो निकल के वोट डालते थे। आप देख रहे थे लोगों पे दबाव होता था तो रात को ही हड़ताल की कॉल होती थी और ये कहा जाता था अगर किसी ने वोट किया तो उसकी जान खतरे में है। आज लोग अगर वोट करेंगे तो आज बदलाव का वोट होगा। आज 200 से कोई पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तगड़ा एक मुकाबला होगा। अगर आज होगा भी तो लाखों की तादाद में जो भी बंदा जीतेगा, जो भी पार्लियामेंट में जाएगा, लाखों के तादाद से या हजारों के तादाद से। पहले तो वो दो पार्टियों का वो मुकाबला होता था, 200 या 300 से पार्लियामेंट में बंदा जाता था। हमने कहा कि ये इंतजामिया की तरफ से हो रहा है और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई। यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला। चलिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन आपके सामने, जो दिन भर आज बयानात आ रहे हैं, बड़े दिलचस्प आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। शुरुआत मैं जरा विनोद जी से करूंगा, सीनियर न्यूज एडिटर हैं। दिन भर के अंदर जो कुछ हुआ वो सारी सूरत हाल आपके सामने गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज पर आपने देखी। मगर विनोद जी, पहला चुनाव जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आज अपोजिशन में हैं, इसके बावजूद मानती हैं कि वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ, किसी भी तरीके से कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोग भी बाहर निकले। आज बयान और बॉडी लैंग्वेज दोनों चीज़ें तमाम लोगों की बदली हुई थी। ओवरऑल कैसे आप कंक्लूड इस सारे प्रोसेस को करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसला लिया गया था, जो बड़ा बदलाव किया था, संवैधानिक बदलाव किया था, उसके बाद पहली मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं और लोकसभा के पहली बार, और हमने देखा है कि वायलेंस फ्री, ऑलमोस्ट वायलेंस फ्री इलेक्शन हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में मानी जाएगी। दूसरा, पोल परसेंटेज इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं बदलाव आया है और ये बदलाव आवाम ने भी देखा है और आवाम ने अपना वोट कास्ट करने के बाद सारी चीज़ें आज सिर्फ नतीजे के बाद पता चलेगी कि किस तरीके से आवाम ने किसको और क्यों वोट किया है। लेकिन वोट किया है, लोग वोट बाहर निकले हैं, बंद की काल कोई नहीं है, ना कोई स्टोन पेल्टिंग हुई है और ना ही किसी ने किसी पर दबाव बनाया है कि आप इस पार्टी को वोट दें या फिर इस पार्टी को वोट ना दें। हालांकि कुछ शिकायतें ज़रूर बड़े नेता कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाया हमें, हमारे साथ पक्षपात हुआ, हमारे पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। लेकिन नक्सल में देखा जाए तो देर रात तक हम देख रहे थे, देर शाम तक, कि कहीं ना कहीं जो भी पोलिंग हुई है बड़ी पीसफुली हुई है और ये कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को। इशफाक, जो कोशिशें पिछले हम 6 महीने से देख रहे थे और उसके बाद जब शेड्यूल सामने आया और कश्मीर के 3 अलग अलग फेसेस, 3 सीटों को अलग अलग फेसेस में रखा गया, एक हमने चेंज होते हुए भी देखा। लेकिन आज जिस हिसाब से पोलिंग हुई और आप श्रीनगर की सारी सूरत हाल को बहुत करीब से जानते हैं, पूरा इलेक्शन माजी में भी आपने कवर किया है, 25-30 साल पहले के जो आंकड़े हैं और आज के, क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? एक तो शाम होते होते जो फिगर्स आए वो क्या बता रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जो कोशिशें हुई, क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट यही था, यही तवक्कुआत थी? देखिए, तवक्कुआत के थोड़ा सा ऊपर मैं इसको मानूंगा। सबसे पहले क्यों, जब आप 96 के चुनाव से देखिएगा, उससे पहले एक चुनाव हुआ था 89 में जब मोहम्मद शफी भट्ट साहब मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे। चुनाव में कोई आया ही नहीं, एक ज़माना था उन्होंने कागज़ भरे और आगे एक वो था, कफन रखा गया था कि अब जो दूसरा आएगा जो उसको मार देंगे। सूरत हाल इस तरीके से, और बहुत कम लोग चुनाव के चक्कर में थे, इसलिए वो जीत गए थे। ये एक दौर था। फिर 96 आया जब चुनावी दंगल ने एक रंग ली, जब वो फारूक अब्दुल्ला साहब वापस मैदान में आए तो 96 में गुलाम मोहम्मद मीर मागामी साहब श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस के थे। लेकिन पोल परसेंटेज 96 में भी इस तरीके का नहीं था जो आज के दिन हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से आज हमने, अगर आप देखेंगे, उस वक्त की पार्लियामेंट्री सीट में सबसे बड़ा बैकबोन हुआ करता था बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आज कुपवाड़ा के साथ है। लेकिन अगर आप उस
को कट करके भी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज न तो उतनी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, न कदगने थी, न इंटरनेट बंद था, न फोन बंद थे, सब लोग अपना काम भी कर रहे थे और साथ साथ वोटिंग का प्रोसेस भी चल रहा था। एक प्रोसेस ये था। फिर आप और थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा सा बदलाव की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सवाल देखिए, हमने कहा ना कि नेशन फर्स्ट आता है। जहां पे जम्मू कश्मीर की उन्नति की बात रही या आज इलेक्शन, जिसके लिए आज सबों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी कि आपके जरिए कि बहुत पुरअमन तरीके से और एक उत्साह की तरह जो मैंने देखा, मैं जम्मू से आई, सीधे डाउनटाउन में गई क्योंकि मेरा पोलिंग स्टेशन डाउनटाउन में है, मैं वहां की हूँ पैदावार, मैं वहां जन्मी हूँ, वहां गई 15 साल के बाद मैंने वहां पे वोट दिया और खुशी से दे दिया। वहां मैंने देखा लोगों की कतार है। देता है जब रोशनी होती तभी सब कुछ दिखता है, इसलिए अमन की जो रोशनी है इसी में आज आप देख रहे हैं वोटर बाहर निकलकर अपनी जो राय है वो दुनिया के सामने कल को दिखेगा। जब बैलेट खुलेंगे तो उसमें लोगों की जो दिल की राय ठीक है जी, उमेश साहब भी हमारे साथ हैं, जरा उमेश और एक इकबाल को जवाब भी जरा उनसे। दिखाइएगा, बिल्कुल, साथ-साथ जल्दी। इन दोनों की तरफ से भी आज पार्टियों के बयान पहला रिएक्शन हो जाए। बिल्कुल उमेश साहब, पहले जरा ये बता दीजिएगा, जब सब खुश थे और सब कुछ ठीक है, रक्षा साहिबा कह रही थी पुरअमन सूरत हाल के बीच लोगों ने एक तवील मुद्दत के बाद इतने जोशो जज्बे के साथ बाहर निकलकर वोट डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज भी ये इल्जाम लगाना ये किस हद तक दुरुस्त था? जो उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे कि लोगों को गाड़ियों में सोना पड़ा, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और हमारे पोलिंग एजेंट्स तक रोका गया। देखिए, मैं बिल्कुल ज़मीनी सतह से आपसे बात कर रहा हूँ कि कितना हैरास और कितना परेशान किया गया हमारे वर्कर्स को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को। हर जगह से हमारे पास डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी। रातों को वर्कर्स घर पे नहीं रुके हैं, रात को उनको थाने में बुलाया गया, बुजुर्ग लोगों को थाने में बुलाया गया, हमारे एजेंट्स को थानों में बुलाया गया। जिस तरीके की हैरेसमेंट, मतलब एक एक्सेस की हैरेसमेंट जो थी वो हमारे साथ की गई। हमने तो वाज़ेह करके नाम भी दिए हैं उन लोगों के जिनको रातों को और अपनी जो वोटिंग प्रोग्रेस में चल रही थी उस वक्त भी हमारे लोगों को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को थानों से फोन आ रहे थे, थानों में बुलाया जा रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि किस तरीके का डेमोक्रेसी और किस तरीके की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं बीजेपी। और अगर ये इतना ही समझते हैं कि हालात नए बिल्कुल साजगार हो गए हैं, नया कश्मीर आया है, लोगों में खुशहाली आई है, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत है 2019 के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया है जम्मू कश्मीर में। अफसरशाही चल रही थी, लोग तंग आ चुके थे। एक इलेक्शन आया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए काफ़ी जगहों पे वोट ही नहीं डालने दिए लोगों को। मुझे अभी आज सुबह से जम्मू से भी कॉल्स आ रही थी, कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोट्स कहीं नहीं है, उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो किस तरीके जिस तरीके से आप उमेश जी आप अक्कासी कर रहे हैं ना, लेकिन सूरत हाल जरा याद कीजिएगा, सन 1996 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी सूरत हाल यही थी। हजारों लोगों को थानों में रखा गया था जब तक इलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए, किस किस को बख्शा गया, किसको नहीं बख्शा गया, ये तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप भी फैसला करती थी। सुनिए, हमने लेकिन इनकी तरह नारे नहीं लगाए कि यहाँ सब नॉर्मल है। हमने इनकी तरह ये नहीं कहा कि नॉर्मल सी वापस आई, खुशहाली वापस आई है। हमने ये तो कभी क्लेम नहीं किया। उस वक्त हमने क्लेम नहीं किया कि यहाँ सब बिल्कुल नॉर्मल है, सब खुश हैं, सब खुशहाली आई है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं। हमने ये तो कभी नहीं कहा। एक तरफ से ये कहते हैं कि यहाँ पीस आया है, यहाँ अमन आया है, लोग खुश हैं, और दूसरी तरफ से आप सूरत हाल बिल्कुल ग्राउंड पे देख रहे हैं कि किस तरीके की हैरेसमेंट की जा रही है। तो उमेश तलाशी साहब, क्या आपको एतराज है कि यहाँ क्या ये क्वेश्चन एराइज आप करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर अमन नहीं है, और जिस तरीके से पुरअमन हालात में आज पहली बार सन 1996 के बाद वोट हुआ है, ये ढोंग है, ये नजरों का धोखा है, ये फज ऑफ द फिगर्स है। मैंने बड़ा क्लियर किया। आपके पॉलिटिकल वैक्यूम था 2019 के बाद, लोग अफसरशाही से बिल्कुल तंग आ चुके थे, लोग वोट करना चाहते थे, अपने नुमाइंदों को चुनना चाहते थे। बात करें हालातों की बात करते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार है, तो इतना ब्रूट फोर्स हम पे नहीं चलता, इतनी बार हमें थानों में नहीं बुलाया जाता, इतने हमारे वर्कर्स को नहीं उठाया जाता, हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं उठाया जाता। तो ये कहना कि क्या ये पहली बार हुआ है उमेश तलाशी साहब, श्रीनगर वादी के चुनाव के दौरान, चाहे लोकसभा के हुए हों या बल्दियात के हुए हों या फिर पंचायतों के हुए हों या स्टेट असेंबली के माजी में हुए, क्या ये पहली बार हुआ है कि चंद लोगों को थाने बुलाया गया, एहतियातन उनको अपने पास रखा गया? क्या 96 के बाद 15 अगस्त,
26 जनवरी और इस तरीके पर देखिए, लोगों को नहीं लाया जाता था। सुनिए, लेकिन यहाँ बीजेपी, यहाँ हमने नारे नहीं लगाए ना उस वक्त पे कि हालात बिल्कुल साजगार हैं। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें कही जा रही है कि वर्कर्स और पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है। हालात साजगार कहीं ना कहीं हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो सूरत हाल उस वक्त था वो सूरत हाल नहीं है। उस चीज को एक्नॉलेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नारे लगाना कि बिल्कुल अमन और शांति का माहौल बना हुआ है और सब खुशहाली में है, इस चीज को हम मानने को तैयार नहीं। ठीक है, चलिए इकबाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। इकबाल साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये लेम एक्सक्यूजेस भी होते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाया, हमारे एजेंट्स को तंग किया गया। ये एक रास्ता होता है कि हारने के बाद हम इसको प्ली बना सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भी मन में भय हो कि हमारा कैंडिडेट हार सकता है? देखिए विनोद जी, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था जी, लेकिन एक चीज आप मिस कर गए कि 2019 के बाद क्या ऐसी चेंज आई है जम्मू कश्मीर में कि आज 30 साल के बाद, 35 साल के बाद आपने देखा कि वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है जी, और आप इसको जिम्मेदार मानते हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हुए हैं, इस वजह से ये वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है। कि मैं आपकी बातें सुन रहा था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है जो आप मिस कर रहे हैं कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक तरफा, बिल्कुल इकबाल साहब, ये नाराजगी भी हो सकती है, नाराजगी भी अपने वोट्स के अधिकार से निकाली जा सकती है, इसको रूल आउट नहीं किया जा रहा। तो जी मेरी बात सुनिए, आप एक बहुत बड़ा चेंज जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है 2019 के बाद, और जबकि जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स उस वक्त पावर में भी नहीं थे, एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ है। तो ये जो आप वोटर टर्नआउट देख रहे हैं बहुत हद तक ये वो रिजेंटमेंट वोट है कि जो 2019 में हमारे साथ हुआ है, जो हमारी शिनाख्त को खत्म किया गया है, जो इतना बड़ा फैसला। एक मिनट में रोकूंगा आपसे, एक मिनट में रोकूंगा आपको। इकबाल साहब, सवाल ये उठता है कि अगर सपोज बीजेपी की जो ABC टीम कही जाती है, अगर वो जीत जाती है तो ये मान लिया जाए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है वो ठीक है और वोटर ने उसको इंडोर्स किया है, ये सवाल है। देखिए, आप अभी तक जो मैंने आपको कहा, आपकी बात सही है और हमें पूरा यकीन है, और आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे और जो ऑन ग्राउंड आज की सिचुएशन भी है, और बीजेपी को ये चीज का एहसास था, तभी उन्होंने अपना कोई भी कैंडिडेट इन 3 सीटों पर जो है फील्ड नहीं किया। और अब आप ये देखेंगे इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स 4 जून को होंगे, आप देखेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी हकीकत है। अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं रिजल्ट। चलिए इकबाल साहब, ये बताइएगा, अब जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मेरे नाजरीन इस बात को समझ पा रहे हैं वो ये है कि जनाब सिचुएशन इतनी ज्यादा बेहतर थी कि किसी को कंपेल नहीं किया गया वोट डालने के लिए, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनाया गया। ये तो आप मानते हैं ना कि इस तरीके की सूरत हाल पैदा की गई, तब जाकर वोटर आज नायन पुलवामा से भी बाहर है, शुपियां से भी बाहर है, श्रीनगर से भी बाहर है। तो आपको कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर ये है कि लोग समझ गए हैं जो 2019 के बाद जो हमला जम्मू कश्मीर पे हुआ है उसको बचाने का यही एक तरीका लोग समझ गए हैं कि हमें अपने नुमाइंदे चुनने हैं, चाहे स्टेट के लिए चाहे पार्लियामेंट के लिए, हर जगह के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लोगों के लिए जो उन्होंने समझ ली है। अच्छा, सोहेल साहब से भी जरा कमेंट ले लेते हैं, उनकी मसरूफियात हैं कुछ, शायद उनको जाना भी है। सोहेल साहब, जब माजी में वोट होता था तो एक इस तरह के खदशात रहते थे कि वोट डालने तो जाएंगे लेकिन शायद ही कहीं वोट ज़ाया ना हो जाए, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाते थे। आज जब लोग गए तो कैलकुलेशंस भी प्रॉपर थी कि 4 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, 30 साल में क्या हुआ, और शायद हमने गलती कर दी इससे पहले वोट ना डाल के। वो जो माइंडसेट बदलने की कोशिश एक थी, और प्रॉपर उन एरियाज़ के अंदर जहां पर वोट डालने के लिए बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं निकलता था, क्या उन एरियाज़ में बहुत हद तक कोशिशें रंग लाई हैं, कामयाब हुई हैं, और जो कोशिशें हुई हैं उसका नतीजा शायद आने वाले दिनों में क्या ये पोलिंग परसेंटेज बाकी एरियाज़ के अंदर भी बहुत हद तक इम्पैक्ट छोड़ेगा? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। पहले तो ये है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, वो पहली बार मैं समझता हूँ एक रोड मैप अच्छा बना है जो लोगों के हितों में है। 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं वो सर्वप्रिय होते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, सरकारें बनती
सरकार जाती है, लेकिन पहली बार देखा गया कि जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस पे काम हो रहा है। उस पे ठीक है, एक्चुअली जो सरकार मरकज में होती है उसको क्रेडिट जाता है, लेकिन जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में, मैं समझता हूं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लोगों का हाथ पकड़ना, लोग क्या चाहते हैं? 1% लोगों के लिए 99% लोगों को आपने सूली पे चढ़ाया हुआ था 3 डिकेड्स के साथ, शक शुबात पे और अलगाववाद पे, स्टोन पेलिंग पे। आज किसी ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, आज किसी ने कैलेंडर नहीं निकला, आज किसी ने कोई ऐसी कॉल नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं की। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद डिबेटेबल रहा ही नहीं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे देती है और जिन पार्टीज ने उसकी अपील की है वो जाने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन लोग तो खुल के बाहर आ रहे हैं। मैंने आपसे अपने इंट्रो में ही कहा था कि लग रहा था कि हरियाणा की इलेक्शन हो रही है, पंजाब की इलेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा था। ये वही कश्मीर है जहां डर और खौफ के साए में इलेक्शनों का बिगुल बजता था और फिर पार्टिसिपेशन ही होती थी और खुद ही। और अच्छा ये लगा कि उमर अब्दुल्ला जो आज अपने बेटों को लेके इलेक्शंस में पहली बार वो बच्चे वोट डाल रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि वो भी समझते हैं कि ये 2 बेटे जो मिले हैं, इनके 2 वोटों से भी कैंडिडेट जीत सकता है, एक कैंडिडेट हार सकता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ ए हेल्थियर डेमोक्रेसी। और मैं बिलीव करता हूँ ये टेम्पो बना रहना चाहिए और असेंबली इलेक्शंस में भी आप देखेंगे इसी टेम्पो से जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ेगा और इसमें लोग जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने पहले ही आपसे इसका जिक्र कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब वक्त देने के लिए। आप जाती मसरूफियात की वजह से आप शायद आगे हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन एक बाकी जो जी पहले जरा बीजेपी के पास वापस चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक है, डॉक्टर दरख्शान रबी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, अब जो हमारे पास टेंटेटिव फिगर्स आ रहे हैं आसपास के, मैंने करीबन 50% क्या 48 to 50% अभी आएगा, रात देर के थोड़ी बहुत एक और क्लियरेंस होगी इस पूरे मामले में कि फाइनल जब वर्डिक्ट आएगा। लेकिन ये 40-45% भी जब मैं देखता हूं तो इसमें गांधरबल वाला एरिया आप देखेंगे तो मास वोटिंग वहां पर बड़े पैमाने पर हुई है। फिर आप आगे डाउन साउथ की ओर चलेंगे जहां पर अक्सर हम देख रहे थे कि बीजेपी का एक उम्मीद थी, बीजेपी शायद वहां चुनाव लड़ना चाहती थी और जिस तरीके से वहां मीटिंग्स और सब चीजें हो रही थी, क्या हम ये माने कि जो रिग्रेस कैंपेन इन चुनाव से पहले वहां किया गया, चाहे आपके पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से हो या दीगर लोगों की तरफ से हो, उसका भी एक नतीजा है कि लोगों ने सोचा कि चलिए जरा मुकाबला देख ही लेते हैं और हम अपना फैसला सुनाई देते हैं। हर दिन तो लीडर्स आ रहे हैं बात करने के लिए। बिल्कुल, लोग जिस तरह से आपने खुद ही देखा और देख रहे हैं, हर जगह वोटिंग अच्छी रही है। श्रीनगर में भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 35% आ गई है, ये है कि लोग दिल खोल कर वोट देना चाहते हैं और अपनी राय जो उनकी दबी हुई थी वो आपने वोट बैलेट में वो राय बंद करके लोगों के सामने 4 जून को आ जाएगी। लेकिन जैसे आपके यहाँ पे पैनल पे भी बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और बाकी दीगर वाले, वो जो कह रहे हैं कि हमारे बंधुओं को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, गाड़ियों में रहना पड़ा, इनको आदत थी बोगस वोटिंग करने की। ये लाते थे बंदूक को उठाकर वही वोट करते थे, किसी को ये बाहर निकलने देते नहीं थे। आज अगर कहीं पे भी ये हुआ होगा शक पुलिस को या किसी और को कि भाई इन्होंने फिर से वही कोशिश की है, तब इनको बुलाया गया होगा, ऐसे कहीं खबर नहीं है जो ये कह रहे हैं। बैठे होंगे मेरे भाई जो सुन रहे हैं मेरी बात। देखिए, आज बोगस वोटिंग का जमाना गया। अब आप लोलाब से लाओगे बंदा तो वो यहाँ पे वोट करेगा, वो वक्त गया। आज वोट वही करेगा जो यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ पे रहता है, और वो जमाना गया कि 200 या 100 लेकिन वोट से सवाल तो उमर अब्दुल्ला ने आज वही पूछा ना कि मैंने जी इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर नाम सबमिट किए हैं, मेरे इलेक्शन एजेंट पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया है। वही उमेश तलाशी साहब भी बता रहे थे कि ये जो गेम खेला गया है शायद ये सही नहीं था, एक डर पैदा करने की कोशिश की। वहीद परा भी इसी बात को लेकर रो रहे थे कि जनाब जिस तरीके का माहौल बनाया गया, हमारे लोग जो जलसा कर रहे हैं उन्हें धमकियां दी जा रही है। तो क्या ये सही सिमत में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की
जा रही हैं या इससे जमहूरियत की जड़ें मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है आज के दिन। एक सवाल देखिए, उमर साहब या वही फराज साहब ने जो बातें करी है ये उनको पास्ट प्रैक्टिस है। आज की डेट में ये कहीं टिकता नहीं है। पास्ट प्रैक्टिसेस को प्रेजेंट प्रैक्टिस बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आज हर जगह आप हैं, हर जगह सारे लोग, सोशल मीडिया आपके पास है। कहीं पे भी आप एक बात बता दीजिए जो उनकी बात की सच्चाई का सबूत हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये डर पहले जमाने में लोगों में पैदा करते डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा एक होता था या एक मिनट के लिए। डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ बीजेपी। आपके हाथों में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि जितनी भी हमें शिकायतें मिली हैं, इस बात की शिकायतें मिली हैं कि लेवल प्ले फील्ड हमें नहीं मिल रहा है, हमारे को प्रचार का अवसर नहीं मिलता है। ये डीडीसी चुनाव की बात कही है उन्होंने, तो इस बार वो तस्दीक भी कर दी। वाहिद परा ने भी कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, सब विपक्षी दलों ने कहा कि हमें लेवल प्ले फील्ड नहीं मिला, हमें पूरा प्रचार नहीं करने दिया गया, हमारे एजेंट्स को हैरेस किया गया। ऐसा देखिए, अपोजिशन ये बातें नहीं करेंगी तो अपोजिशन में कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन को वो शिकायतें करेंगे तभी तो चर्चा में रहेंगे। लेकिन जब तक जो हमने अमन कायम किया है, जो हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, तभी तो वो गली गली कोचे कोचे में गए। अदरवाइज उनके जमाने में 35 सालों में हमें तो जुबान से बात करने का यहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं थी कि हम हलक से बात निकालते थे। हम वोट कैसे करते? हमें तो मस्जिदों में ऐलान किया जाता था अगर वोट डालेंगे तो ये उंगली काटी जाएगी जिसमें निशान होगा। ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि कौन कोशिश करता। आज तो उंगली दिखाते हैं, ये निशान है मेरा वोट का। ये आज हमें राइट टू वोट है और डेमोक्रेसी है। ये जो डॉक्टर साहब आपने कश्मीर में बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि उम्मीदवार यानी कैंडिडेट, प्रत्याशी ना उतार करके कितना नुकसान हुआ, कितनी मायूसी आपके हाथ लगी, सच बताना। देखिए, मायूसी तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे, मैंने पहले ही कहा, हमारी पार्टी पहले नेशन को देखती है। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। उन्होंने जो सोच समझकर यहाँ के लोगों को आज राइट टू वोट दिया, डेमोक्रेसी दी, आज हम उसके लिए खुश हैं। आज मैं जब डाउनटाउन में अपना वोट, आपने दिल पे हाथ रख के जवाब नहीं दिया है। आपने दिल पे हाथ रख कर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आपको भी लोग पूछते हैं कि आपने इतनी मेहनत मशक्कत हमसे करवाई और उम्मीदवार नहीं दिया। उम्मीदवार भी डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब बस एक मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कमर्शियल ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के पार आएंगे तो जरा इंपॉर्टेंट एक मैटर है अलायंस का, उस पर तमाम पार्टियों से पूछेंगे कि जब अलायंस होता है क्या वोटर वाकई तौर पर वोट शिफ्ट करता है? हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और आपको उसके बाद जब आएंगे थोड़ी सी बातचीत तो लीडर से होगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलेंगे आपको, जहां पर और ज्यादा अपडेट हम आपको बताएंगे।